हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रिवर्सिबल। दोस्तों, आज जो थोड़ा वीडियो अपलोड लेट होगा क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, मुझे थोड़ा बिज़ी था। तो आज हमारा जो सेकंड जो चैप्टर है हाइड्रो ट्रीटिंग, तो इस पे हम आज बात करेंगे। दोस्त, जो हाइड्रो ट्रीटिंग होता है हमारा, वो क्या एक हाइड्रो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आता है। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो यूनिट है वो भी मेरा हाइड्रो प्रोसेसिंग का यूनिट है और मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है हाइड्रो प्रोसेसिंग में, मतलब हाइड्रो ट्रीटिंग, हाइड्रो क्रैकिंग, हाइड्रो डीसल्फराइजेशन, हाइड्रो डीनाइट्रोजाइजेशन और हाइड्रो डीमेटलाइजेशन। तो तीनों पे मेरा बहुत अच्छा कमांड रहा है, मतलब काफ़ी अच्छे से मैं प्लांट को ऑपरेट कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा तो ये फेवरेट ही टॉपिक है, तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब इससे अच्छा आपको मतलब लेक्चर जो है आपको कहीं यूट्यूब पे मिलने वाला है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन आपको आपको आज जो है बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और एग्ज़ाम में ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे ना हो पाए। ठीक है, तो हाइड्रो ट्रीटिंग वन ऑफ द, मतलब कहते हैं ना कि रिफाइनरी जो होता है बहुत ही एक मेन यूनिट इसको माना जाता है। ठीक है, तो आज हम एक बेसिक हाइड्रो ट्रीटिंग के एक ना ओवरव्यू के बारे में हम बात करते हैं। क्या हाइड्रो ट्रीटिंग जो होता है, देखिए हाइड्रो ट्रीटिंग मैं बात करूंगा पहले हाइड्रो प्रोसेसिंग का। हाइड्रो प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो क्यों लगाया जाता है, लगाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि सीडी होता है क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, उसके बाद जाता है वीडियो में। हालांकि मैंने वीडियो के बारे में बताया नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कि सीडीओ के बाद जाता है वीडियो। ठीक है, वीडियो में क्यों हमें भेजने की ज़रूरत है, हम क्यों दो दो लगा रहे, एक ही में काम क्यों नहीं कर लेते। तो भाई वीडियो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो है किसी भी जो हमारा क्रूड ऑयल होता है उसको हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक नहीं गर्म कर सकते। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक गर्म कर दिए तो वो मटेरियल क्या, वो जो क्रूड होता है हीट सेंसिटिव होता है, तो वो कोक फॉर्म कर देगा। तो अब क्या है कि हमें ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, लेकिन हमें उससे क्रूड निकाल लेना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्यों ना हम उसका बॉइलिंग पॉइंट को ही कम कर दें। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं। प्रेशर कम कैसे होगा, वैक्यूम से। इसीलिए हम वीडियो यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप ये समझो ना कि जो सीडीयू से निकलता है क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट से, उसमें ना ऑलमोस्ट मतलब 50 से 60% हमारा ही मतलब ढंग का प्रोडक्ट निकलता है। मतलब 40 से 45 प्रोडक्ट तो हमारा सिर्फ कचरा ही निकल जाता है। तो अगर जो हम 40-50% समझिए, अगर जो कचरा फेंकने लगे तो हो गया, फिर तो चल गया हमारा रिफाइनरी। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, सीडीयू की ज़रूरत पड़ती है। अब सीडीयू से जो निकलता है हमारा जो रेजिड्यू निकलता है, उसको जो हम दो यूनिट में भेजते हैं। पहला होता है हमारा एफसीसी और दूसरा होता है हमारा हाइड्रो प्रोसेसिंग। अब देखिए, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब देखिए हाइड्रो प्रोसेसिंग में भी वही फीड जाता है वीजीओ, जिसको वीजीओ कहते हैं, वैक्यूम गैस ऑयल, और हमारा हाइड्रो प्रोसेसिंग में भी वीजीओ जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तो दो दो यूनिट लगाने क्या ज़रूरत है रिफाइनरी में, एक ही से काम क्यों नहीं कर लेते। तो देखिए, अब एक बात समझिए आप कि जो एफसीसी यूनिट है, फ्लूइडाइज कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट होता है, तो अब देखिए उसमें क्या है ना, फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिलता। मतलब मार्केट में जो हमें चाहिए, जो एक मतलब एक जो वैल्यू होता है वो उसको मीट नहीं कर पाता है। लेकिन जो हमारा हाइड्रो प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है ना, वो प्रोडक्ट को मीट करता है। मतलब जो क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं हमारे, उसको मीट करता है और वो ऑलमोस्ट फिनिश प्रोडक्ट देता है, जबकि एफसीसी है वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे तो एफसीसी को लगाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट हम हाइड्रो प्रोसेसिंग ही यूनिट क्यों नहीं लगाते। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि अब देखिए हमें डीजल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए। तो जो हाइड्रो प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है वो मेनली हमारा पर्पज़ होता है उससे डीजल निकालना। ठीक है, और जो हमारा एफसीसी होता है उससे मेन पर्पज़ होता है हमारा गैसोलीन निकालना। तो इसीलिए ये दो यूनिट हमें ज़रूरत होती है। अभी ये सब चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि इसीलिए दोनों यूनिट की ज़रूरत है। इंटरव्यू में आप पूछे तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के आप बताइए। ठीक है, अब चलिए हम हाइड्रो ट्रीटिंग की बात करते हैं कि हाइड्रो ट्रीटिंग एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आज मेरा गला ख़राब है, बार बार खांसी हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर जो कुछ डिस्टर्ब हो आपको तो। ठीक है, तो देखिए हाइड्रो ट्रीटिंग पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव हाइड्रो ट्रीटिंग प्रोसेस इज़ टू रिमूव सल्फर एज वेल ए अनवांटेड
कंपाउंड, एग्जाम्पल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन फ्रॉम रिफाइनरी प्रोसेस। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको पढ़ के नहीं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, आपको बस सुनते जाना है और आपका हाइड्रो ट्रीटिंग कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हाइड्रो ट्रीटिंग का जो मेन मकसद होता है ना, जो वीजियो होता है उसका जो पहली बात तो आप पोर पॉइंट समझिए, वीजियो का जो पोर पॉइंट होता है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो अब आप समझिए कि वीडियो को रन करना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। और ठंडी में तो हालत ख़राब हो जाती है हम लोगों की, मतलब लाइन हल्का सा भी ठंडा हुआ तो पूरा लाइन चौक हो जाता है। तो आप ये सब चीज़ समझिए कि वीडियो को मतलब ऑपरेशन बहुत ही टफ होता है, मतलब बहुत उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। तो देखिए हमारा वीडियो जो हमारा प्रोडक्ट था उसमें ना बहुत सारे मतलब इम्प्योरिटी होती है, जैसे क्या क्या होता है, सल्फ़र होगा उसमें, ठीक है। सल्फ़र के बाद नाइट्रोजन होगा, मेटल होगा, निकिल, वेनेडियम, ये सब ये सब मेटल्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है ना कि ये सब क्या होता है, हमारा जो कैटलिस्ट का जो एक्टिव पार्ट होता है ना उस पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और हमारा एक्टिव जो कैटलिस्ट का जो लाइफ है ना वो डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और तो इसीलिए हमें इन सबको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी क्या होता है कि वीडियो को पहले हम प्रोसेस समझते हैं। वीडियो सबसे लिया आपने टैंक में आया, ठीक है। टैंक में आने के बाद सबसे पहले वीडियो को गर्म रखा जाता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि आप रूम टेम्परेचर पे वो सेमी सॉलिड रहता है, ठीक है। तो सेमी सॉलिड रहेगा तो उसको गर्म रखते हैं। उसके बाद हम उसको लाइन हीट करके उसको सबसे पहले लाइन में लेते हैं, रिएक्टर में डालते हैं उसको। रिएक्टर में हमारा जो प्रेशर होता है वो आपका होता है 180 मैक्सिमम प्रेशर है, 180 तक लेकर जाते हैं, ठीक है। 80 से 180 के बीच में रहता है, ठीक है। जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका 375 से लेके 450 तक रहेगा, ठीक है। 375 से लेके कभी कभी 350 से भी कर देते हैं, तो 350 से लेके 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा टेम्परेचर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रो ट्रीटिंग होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर पर होता है, ठीक है। पहला ये आपका पॉइंट हो गया, उसको आप नोट डाउन कर लो। दूसरा, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। अब आपसे पूछे कि हाइड्रो ट्रीटिंग करने के लिए आप कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, तो आपको बताना है कि नीमो, निकिल और मोलिबेडिनियम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। नीमो हो गया, और एक होता है कोबाल्ट मोलिबेडिनियम। कोबाल्ट मोलिबेडिनियम आपका जो है मिनरली नाइट्रोजन वगैरह को रिमूव करता है, और नीमो जो है मेटल को और सल्फ़र को रिमूव कर देता है और साथ में क्रैकिंग भी करता है, मतलब हाई मोलिकुलर वेट को लो मोलिकुलर वेट में वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और वो सिस्टम को सेचुरेटेड बना देता है, मतलब सेचुरेटेड बनेगा तो जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा तो पैराफिन बनेगा, क्योंकि पैराफिन क्या होता है, एल्केन होता है। और एल्केन पैराफिन जो है पैराफिन जो है वो डीजल में डिज़ायरेबल ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें ना पेट्रोल नहीं निकाल सकते, डीजल निकाल सकते। अब आपको समझ में आ गया ना कि मैं एफसीसी और हाइड्रो प्रोसेसिंग 2 यूनिट क्यों बता रहा था अलग अलग। तो यही एक रीज़न होता है कि इसमें पैराफिन बन जाता है, ठीक है। पैराफिन हम डीजल में इस्तेमाल नहीं करते, मतलब हमें एरोमेटिक्स चाहिए मतलब ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन हमें इसमें क्या होता है, डीजल की ज़रूरत पड़ती है। तो हाइड्रो प्रोसेसिंग की बात करें तो आप डीजल समझिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इतना चीज़ मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर हाई प्रेशर रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा जब ये फ्लूइड मतलब लिक्विड जो है और गैस, हाइड्रोजन गैस मिक्स होता है आपस में, तो रिएक्टर के अंदर जाता है, और रिएक्टर में 2 फ्लो होते हैं, काउंटर करंट और को करंट। तो जनरली जो लिक्विड फेज़ का रिएक्शन होता है ना, वो जनरली हम लिक्विड को करंट करवाते हैं, मतलब कि लिक्विड और जो हमारा फीड है वो एक ही साथ पास होगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम इसको स्ट्रिपर में सेंड करते हैं। स्ट्रिपर में हमारा नॉर्मली मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही रहता है, ठीक है। उसमें स्ट्रिपर में क्या होगा कि जो स्ट्रिपर का काम ही होता है कि जो लिक्विड से ना गैस को रिमूव कर देता है वो, तो जो लिक्विड है उससे गैस रिमूव हो जाता है और उसमें हमारा
स्ट्रिपिंग होता है नाइट्रोजन के प्रेजेंस में। तो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में जब स्ट्रिपिंग होगा तो वो क्या करेगा, जो सल्फ़र का अमाउंट है लिक्विड में वो उसको कम कर देगा, क्योंकि वो नाइट्रोजन ना स्ट्रिप हो जाता है और वो हाइड्रोजन के साथ मिलके NH3 अमोनिया बना देता है। और अमोनिया को फिर हम एक एब्जॉर्प्शन टावर में लेकर जाते हैं और अमोनिया को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिए। अब क्या है, हमारा जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है ना उसको हम बोलते हैं मिडिल डिस्टिलेट। तो ऑलमोस्ट हमारा फिनिश प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो न्यूट्रलाइज हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर में डालकर न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलता है वो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, जिसे हम मिडिल डिस्टिलेट कहते हैं। उसके बाद हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको हम भेजते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा मेन मकसद क्या था, सल्फ़र, नाइट्रोजन, मेटल्स वगैरह को रिमूव करना। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ रहेगा। तो यही सब चीज़ें मैंने इसमें बताया आपको। ठीक है, हाइड्रो डिसल्फ्राइजेशन हैज़ been extremely used commercially for treating naphtha as feedstock for catalyst reformer to meet very strict sulfur specification less than 1 ppm। तो देखिए मेन मकसद यही है कि सल्फ़र का जो हमारा ppm है उसको कम करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फॉर हाइड्रो ट्रीटिंग 2 बेसिक प्रोसेस आर अप्लाइड, द लिक्विड फेज, ठीक है, प्रोसेस फॉर केरोसिन एंड हेवियर स्ट्रेट रन एंड क्रैक डिस्टिलेट up the vacuum gas oil and vapor phases process for light straight run and cracked fraction। तो ये सब चीज़ें जो मिडिल डिस्टिलेट निकलती हैं उसके बाद हम इसको फर्दर प्रोसेस करके ये सब चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, बोथ प्रोसेस यूज द सेम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, फीड स्टॉक इज मिक्स विद द हाइड्रोजन। ये इसमें ऑपरेशन बताया गया कि कैसे कैसे क्या होता है, हीट एक्सचेंजर में जाता है, फिर फर्नेस में आता है, फिर उसके बाद हम उसको टेम्परेचर देखिए इसमें प्रेशर दिया हुआ है कि 300 से लेके 380 है। ठीक है, लेकिन जनरली इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया है उतने पे देखिए, लेकिन ये नेप्था के लिए दे रखा है कि 10 से जो 20 बार है वो नेप्था। मैंने इसको पढ़ा नहीं है अभी, तो मैं जो रिएक्शन एक्चुअल में होता है ना सिनेरियो रियल लाइफ में वो मैंने आपको बताया। तो ये 10 से 20 बार नेप्था के मतलब उसमें लिया है। ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको बताया वो आप बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेशर सेपरेटेड इसमें दिया गया है। अच्छा, और क्या है इसमें, वही सब चीज़ें, स्ट्रिपिंग कॉलम से H2S गैस बनता है वो निकल जाता है, रिमूव कर लेता है हम फाइनली उसको। ठीक है, और भी सब चीज़ें जैसे कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, निकल, जो मैंने कैटलिस्ट के बारे में आपको बताया वो सब चीज़ें हैं। फिर कैटलिस्ट का ना रीजनरेशन किया जाता है। ठीक है, तो ताकि कैटलिस्ट जैसे डीएक्टिवेट होते रहते हैं। देखिए कैटलिस्ट डीएक्टिवेट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी हमारा कैटलिस्ट होता है ना तो उसमें पोर साइज होता है, मतलब जो कैटलिस्ट में जो रिएक्शन टेक प्लेस होता है वो उसके पोर्स में होता है। आप जब माइक्रोस्कोपिक से कैटलिस्ट को देखोगे तो आपको सरफेस एरिया पे छोटे छोटे होल्स दिखेंगे। वो क्या होता है, जैसे फीड आता है वो उसमें जाके अटैच होता है। जब वो पोर्स के अंदर जाता है तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वो एक नया बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, नया बॉन्डिंग बनाता है तो वो पोर से ना वो निकल जाते हैं, क्योंकि नया बॉन्ड बना लिया अब उसने। तो नया बॉन्ड बनाएगा तो पोर से निकल गया, अब दूसरा फीड आएगा उसमें चिपकेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर निकलेगा, फिर सिमिलरली ऐसी। लेकिन क्या होता है इसके साथ भी ना मेटल्स, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें भी आ करके ना उसमें चिपकती रहती है। तो धीरे धीरे ना उसके लेयर पे ना परत चढ़ते रहती है। ठीक है, तो लेयर पे क्या होता है मतलब उस पर एक लेयर बनते रहेगी। उससे क्या होगा कि जो आपका ये जो होता है क्या कहते हैं, आपका जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी लूज़ करने लगती है। मतलब जितना कन्वर्जन होना चाहिए उतना कन्वर्जन होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं। रीजनरेट में क्या होता है, उसको हम हाई टेम्परेचर पे ना कैटलिस्ट को हीट करते हैं। हीट जब करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन, ऑक्सीजन से कार्बन अटैच हो रखा है उसके कैटलिस्ट पे, तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच करके CO2 बना लेगा। ठीक है, और CO2 क्या कर लेगा, बाहर निकाल देगा, और आपका कैटलिस्ट जो है फिर दोबारा फिर से फ्रेश हो जाएगा। तो दोबारा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है आपका इसका प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक होकर के पूछिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर जो
ट्रीटमेंट, हाइड्रो ट्रीटिंग की बात करें तो हाइड्रो ट्रीटिंग में जनरली सब चीज़ का ट्रीटमेंट होता है, सल्फ़र, नाइट्रोजन, मेटल। अगर जो आपको सिर्फ हाइड्रो डीसल्फराइजेशन की बात करें तो याद रखिएगा आपसे सिर्फ सल्फ़र का रिमूविंग ही पूछा है, ठीक है, उसमें सल्फ़र का ही रिमूव हमारा करना मेन मकसद है। हाइड्रो डीमेटलाइजेशन पूछा है तो आपका मेन पर्पज़ मेटल को रिमूव करना है। अगर जो आपसे हाइड्रो डीनाइट्रोजेशन पूछा है तो आपका मेन मकसद नाइट्रोजन को रिमूव करना। अगर जो आपसे हाइड्रो डीऑक्सीडाइजेशन पूछा है तो आपका ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। मैंने मतलब जो भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको देने के लिए वो मैंने आपको दिया है हाइड्रो प्रोसेसिंग को लेकर के। ये भी बताया हाइड्रो प्रोसेसिंग क्यों ज़रूरी है, रिफाइनरी में क्यों लगता है, इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, और ये एफसीसी से कैसे अलग है, एफसीसी और ये दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया है और काफ़ी अच्छी तरीके से बताया। तो आई होप गाइज आपको मतलब पसंद आया हो वीडियो। अभी आप देखे होंगे बरौनी का भी पेपर आया तो उसमें भी इसका कैटलिस्ट का नाम पूछ लिया था कि हाइड्रो प्रोसेसिंग में किसका कैटलिस्ट। तो बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, हाइड्रो प्रोसेसिंग से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और वो अगर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है, अगर जो एक दो बार आपने और वीडियो ये देख लिया तो गाइज़ कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और आज वीडियो तो लेट अपलोड होने वाला है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, मैं तुरंत अभी वीडियो अपलोड कर देता हूँ बनते के साथ ही। तो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, देखता हूँ कल कौन सा चैप्टर है, शायद कल प्लेटफॉर्मिंग है, तो प्लेटफॉर्मिंग हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।